इसमें कोई फायदा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहीं से पता चल जाएगा बेसिक नॉलेज है या नहीं। और एक बात और, जैसे गिरिराज जी अभी बाइक चला रहे हैं, तो ऐसे में प्लीज अपनी लाइफ को देखो, क्लास को नहीं। क्लास तो बतेरी आएंगी जाएंगी। ठीक है जी। अपनी लाइफ को देखो, क्लास तो हमारे जैसे 3600 आपको रोज लिंक मिलेंगे। लाइफ पहले है। ऐसा कोई काम मत करो जिससे लेने के देने पड़ जाए। आपको जैसे पता है, हम ये केपी के ऊपर सेशन करने जा रहे हैं। ये 4 दिन का होगा, 6 से 7। आज कल परसों, उससे अगले दिन। और ये भी नहीं है कि भैया कि हाँ फ्री है तो नॉलेज नहीं मिलेगी, नॉलेज उससे ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है, जिनका कैमरा ऑफ है, उनके लिए कोर्स बेकार है। मैं बिल्कुल क्लियर कट करूँ। और जो आज की जो क्लास लेने जा रहे हैं, आपको पता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को मौका देते हैं आगे बढ़ने के लिए। आज भी जो क्लास लेंगे वो हमारे स्टूडेंट्स ही हैं। उनका नाम है अनिल त्रिपाठी जी, जो कि कानपुर से हैं। और मेरे पिछले बैच में मेरे साथ थे, मेरे स्टूडेंट थे, प्रैक्टिकल में भी हमारे साथ थे। तो अब क्लास अनिल त्रिपाठी जी लेंगे, वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। और सबसे रिक्वेस्ट है, क्लास के बीच में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जब वो अलाउ कर देंगे लास्ट में, तभी आप क्वेश्चन पूछना, ताकि क्लास स्मूथ ढंग से चले। बस मेरी तरफ से इतना ही। अब अनिल जी, आप क्लास ले सकते हैं। गुड इवनिंग सर, और गुड इवनिंग मैम, एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। ये मैं श्री वांगा जी का स्टूडेंट हूँ, और मैंने इंडस्ट्रियल वास्तु की क्लास उनसे ली। इसके बाद हम लोग 2 दिन में करीब 8 विजिट किए थे, एंड दीज वर वेरी गुड विजिट्स। 2 अगस्त की बात थी, 2 अगस्त और 3 अगस्त में हम लोगों ने विजिट किया था कानपुर में। सो इट वॉज अ वेरी फ्रूटफुल विजिट। मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड से हूँ। 25 साल मैंने जॉब किया है। मैं जेरोक्स और टेलीकॉम, जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उसमें मैं रहा हूँ। एंड इंडिया के करीब 6 स्टेट्स में मैंने सर्व किया हुआ। आईफास से मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है। उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी भी आईफास से पढ़ी। फिर कस्पल इंटरलिंक जो खुल्लर जी की पद्धति है, उसको मैंने मिस्टर राजेंद्र सिंह चानी जी से पढ़ा। मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ वो केपी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ, और कस्पल इंटरलिंक करता हूँ। कस्पल इंटरलिंक थोड़ा और ज़्यादा डीप है, जिसके लिए लोगों को पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो मेनली इट इज़ केपी एस्ट्रोलॉजी। हमारा जो माध्यम होगा बात करने का, वो इंग्लिश हिंदी मिक्स होगा। और मेरा गिरिराज जी से निवेदन होगा कि सर, अगर आप भीग रहे हैं तो आप आज ना करें, और बंगा साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कल से फिर ज्वाइन कर लें, बिकॉज योर सेफ्टी इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अस। तो अगर आज आप, आपकी आवाज नहीं आ रही, बट मेरा निवेदन है कि हम लोग सेफ रहें। ओके। हम अब स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, एंड वी विल डिस्कस कि हम क्या टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो एक छोटा सा मैंने पीपीटी भेजा था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑब्जेक्टिव केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो वैदिक ज्योतिष का सबसेट है, उसका हिस्सा है। तो हम जो भी पढ़ाने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वैदिक में है, और हम सब यहाँ पर स्टूडेंट हैं। हम सभी सीख रहे हैं, और मेरी लास्ट सांस तक मैं सीखता रहूंगा, ऐसा मेरा सोचना है। और यही मेरे को आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करता है। नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन। सो दिस वाज अबाउट मी। डे 1 में हम लोग केपी के वर्किंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। प्लैनेट, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड का लॉजिक क्या है उसके बारे में बात करेंगे। स्टैटिक एंड डायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लैनेट, उसके बारे में बात करेंगे। जो ज्योतिष में डिफरेंट योगा होते हैं, साढ़े साती, काल सर्प, उसके लिए केपी में क्या स्कोप है, और केपी किस क्या बात करती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस की। ये आज का दिन का होगा। सेकेंड डे में हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की बात करेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी में 40 सेकंड से लेके और 3 मिनट के अंतर पे सारी प्रॉपर्टीज, सारी
हॉरोस्कोप बदल जाती है। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे बात करेंगे, कैसे करते हैं उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे पर्सनालिटी की, कि आप के पास हॉरोस्कोप खुला केपी सॉफ्टवेयर में, और अगले 3 मिनट में आप आदमी का मूल डीएनए कैसे बता सकते, और जिसको लोग एग्री करेंगे। हम फिर बात करेंगे कि लोगों का बात करने का तरीका क्या है, उनके बात करने का तरीका कस्पल सबलॉट बताता है। जो सबलॉट बताता है उससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो सामने बैठा हमारा इंसान है या हम जिसका भी हॉरोस्कोप देख रहे हैं, उनका बात करने का तरीका अथॉरिटेटिव है, स्वीट है, सीरियस है, या वो अपनी बातों को छुपाते हैं, या वो बातों नहीं है, जो भी जिसका जैसा स्वभाव होता है। फिर एक प्रमुख टॉपिक हमने उठाया है लाइफ पार्टनर एंड रिलेशनशिप, जो एक बड़ा बर्निंग टॉपिक है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या कुंडली बोल रही है और सबलॉट उसको कैसे बदल रहा है। फिर वेल्थ स्टेटस के बारे में बात करेंगे। फिर दो जो सबसे खराब हाउसेस कहलाते हैं कुंडली के, 8th हाउस एंड 12th हाउस, ये बाकी 12 हाउसेस को कैसे इंपैक्ट करता है, इस पे बात करेंगे सेकेंड डे में। फिर दशा, प्रॉमिस और ट्रांजिट के बारे में बात करेंगे कि दशा क्या बोल रही है, उसकी प्रॉमिस क्या है, और ट्रांजिट में उसके रिजल्ट कैसे हम ले सकते हैं। डे 3 में हम लाइव हॉरोस्कोप एनालिसिस लेंगे ऑन दीज टॉपिक्स में। आप जिसका भी हॉरोस्कोप देना चाहें दे सकते हैं। पहले मेरा निवेदन होगा कि उसका दें जिसके बारे में आप जानते हो, ताकि हम जब उसके बारे में बताएं तो आप उसको इंडोर्स कर सकें कि हाँ ऐसा है कि नहीं है। डे 4 पे भी हम लाइव हॉरोस्कोप एनालिसिस पे बात करेंगे गिवन टॉपिक्स में। ये 4 दिन का स्कोप है इस सेशन का। पहला दिन हमारा, अब हमारा केपी प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि केपी क्या कहती है। अगर आप देखेंगे एक हॉरोस्कोप में तो वहां पर सारा हॉरोस्कोप के हर प्लेनेट के आगे एक डिग्री लिखी होती है, कुछ मिनट लिखा होता है, कुछ सेकंड का, एक एक डिजिट्स होती हैं। तो हर प्लेनेट किसी एक डिग्री पे होता है, जिसके कारण वो किसी नक्षत्र पे होता है, और जब वो नक्षत्र पे होता है तो किसी उप नक्षत्र पे होता है। केपी में जब हम पूरे सेशन में बात करेंगे तो नक्षत्र को हम स्टार लॉर्ड से नाम से बुलाएंगे, और उप नक्षत्र को सब लॉर्ड के हिसाब से बताएंगे। तो अब जब बात आती है कि जैसे मंगल है या शनि है या राहु है, किसी एक अच्छे हाउस में बैठ गया, और लोग बोल देते हैं अरे यहाँ पर मंगल बैठ गया है तो वो गड़बड़ कर रहा है। ऐसा नहीं है। इसको और सरल भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो हम सब एक प्लेनेट है, जो एस्ट्रोशाला की ये जो क्लास चल रही है इसको हम ये मानते हैं कि एक हाउस है। केपी एस्ट्रोलॉजी का सेशन चल रहा है, इसको हम मान लेते हैं राशि है। अब हम सब एस्ट्रोशाला के इस सेशन में कुछ नियमों से बंधे हैं। ये हो गया हम एज ए प्लेनेट, इसका मतलब एज ए प्लेनेट हम अपने सारी एक्टिविटीज को, सारे एट्रीब्यूट्स को इस सेशन में, इस जूम मीटिंग में एग्जिबिट नहीं कर सकते। हम सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे जो इस ग्रुप की, इस जूम की मीटिंग परमिट कर रही है। इसी तरीके से जो प्लेनेट है किसी भी कुंडली में, जो ग्रह है किसी भी कुंडली में जहां बैठा है, वो वहां के भाव के जो नेचर है, जो एट्रीब्यूट है, जो राशि का नेचर है, जो एट्रीब्यूट्स है, उसको या तो कम करेगा या ज्यादा करेगा या स्थिर करेगा। प्लेनेट का रोल इतना है। उसके बाद प्लेनेट जिस नक्षत्र में है उसका फल देगा। जो सबलॉर्ड है, जैसे कि वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र होता है उसके 4 चरण होते हैं, पर यहां पे जो उप नक्षत्र है वो चरण नहीं है। यहां पर जो हमारे उप नक्षत्र निकाले गए हैं वो 9 प्लैनेट्स को उनकी दशाओं के हिसाब से, जितना साल का ड्यूरेशन आता है उसके हिसाब से टाइम दिया गया है। तो 40 सेकंड का ड्यूरेशन होता है सूर्य का, और करीब 3 मिनट का जाता है शुक्र का, क्योंकि शुक्र की दशा सबसे बड़ी होती है, महादशा जो 20 साल की होती है, और सूर्य की जो है वो 6 साल की है। तो उसी के हिसाब से सब लॉर्ड
सीक्वेंस में बदलते रहते हैं। अब जो केपी का एक मूलभूत प्रिंसिपल है कि राशि लॉर्ड से ज्यादा इफेक्टिव या स्ट्रांग उसका स्टार लॉर्ड होता है। आप देखते होंगे कि जब हम लगन देखते हैं तो लगन की एक राशि होती है, फिर एक नक्षत्र होता है और एक चरण होता है। तो केपी में राशि लॉर्ड से स्ट्रांग स्टार लॉर्ड होगा, स्टार लॉर्ड से स्ट्रांग सब लॉर्ड होगा। और अगर आप हमारे इस पूरे वैदिक ज्ञान की बात करें किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे वो ऑकल्ट साइंस हो, आप ही देखेंगे कि हमारी जो यात्रा है, जो हमारी खोज है, वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ है। सो वी मूव फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो। तो राशि लॉर्ड जो है वो मैक्रो है, सब लॉर्ड जो है वो माइक्रो है। तो जितना हम सूक्ष्म की तरफ जाएंगे हमारे रिजल्ट्स उतने ही अच्छे और एक्यूरेट होते जाएंगे, जो कि अगले 4 दिन की क्लास में हमें समझ में आएगा। तो एक प्रिंसिपल हम ये लिख लेते हैं कि जो राशि लॉर्ड है उससे स्ट्रांग स्टार लॉर्ड होता है और उससे स्ट्रांग उसका सब लॉर्ड होता है। हमारी पूरी केपी सब लॉर्ड पे चलेगी, सब लॉर्ड स्टार लॉर्ड। इसी तरीके से हर ग्रह एक स्टार लॉर्ड में होगा और एक सब लॉर्ड में होगा, जिसको भी कि अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक कुंडली पे दिखाऊंगा ताकि आपको क्लैरिफाई भी कर सकूं जो हम बता रहे हैं। जैसा हमने पहले कहा कि प्लेनेट अपने स्टार लॉर्ड का रिजल्ट देता है। स्टार लॉर्ड कोई एक ग्रह होता है जो 9 ग्रहों में से कुछ होता है, और इन रिजल्ट को प्लेनेट का सब लॉर्ड बदल सकता है। हम सब ने कई बार देखा है कि हम जब कुंडली में किसी दशा, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में प्रॉमिस देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि इसका फल ये होना चाहिए, पर समय के गुजरने के साथ पता लगा कि फल एकदम उल्टा हो गया। उसका कारण यह है कि ग्रह और उसका नक्षत्र स्वामी जो प्रॉमिस दे रहा था उसका सब लॉर्ड ने उसको उल्टा कर रखा है। यहां पर केपी वैदिक ज्योतिष के कंपैरिजन में ज्यादा एक्यूरेसी दे पाती है कम टाइम में। जैसा पहले बोला कि हर भाव में जैसे लगन का होता है, इसी तरह हर भाव का 1 से लेके 12 भाव तक का एक राशि लॉर्ड होगा, एक स्टार लॉर्ड होगा और एक सब लॉर्ड होगा, जो उसकी डिग्री के हिसाब से होता है। जैसे हम जानते हैं कि हॉरोस्कोप 360 डिग्री में डिवाइडेड है और हमारे पास 9 प्लेनेट हैं और 27 नक्षत्र हैं, यानी हर ग्रह को 3 नक्षत्र का स्वामित्व मिला हुआ है। अब केपी का अगला प्रिंसिपल है कि केपी एस्ट्रोलॉजी में कोई भी प्लेनेट उच्च का और नीच का नहीं होता है। उसका कारण यह है कि हम बात नक्षत्र की कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर डिग्री की कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर डिग्री पे जो नक्षत्र है और उसका जो सब लॉर्ड है, जो स्टार लॉर्ड है, जो सब लॉर्ड है, वो हमें रिजल्ट्स देंगे। इसलिए हमारे लिए सारे प्लेनेट बराबर हैं, इसमें कोई भी उच्च का या नीच का प्लेनेट नहीं लेते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी में हम किसी भी प्रकार के योग की बात नहीं करते हैं कि ये धन योग है, ये ऐसा योग है, ये महायोग है। ऐसा कोई योग की बात नहीं है। मालव्य योग है, इनसे किसी योगों के बारे में हम लोग बात नहीं करते। हम सिंपल ग्रह, ग्रह का नक्षत्र या स्टार लॉर्ड और उसके सब लॉर्ड के बारे में एनालिसिस करते हैं। तो केपी में योगा के नाम पे चीज को खत्म कर दिया गया है। केपी में सिर्फ एकमात्र योगा है जिसको पुनर्फु योगा बोलते हैं। पुनर्फु योगा जो है वो शनि और चंद्र के रिलेशनशिप पे बनता है। सिर्फ एक योग, यही एक योगा माना गया है जहां पे चंद्रमा या तो शनि के नक्षत्र में हो या शनि चंद्रमा के नक्षत्र में हो
या चंद्रमा शनि की राशि में हो या शनि चंद्रमा की राशि में हो, तो पुनर्भू योगा बनेगा। इस योगा का जो इम्पैक्ट आता है वो सिर्फ शादी पे आता है। इसके अलावा हम किसी भी योग के बारे में बात नहीं करेंगे। इसके आगे हम लोग बात कर रहे हैं साढ़े साथी के बारे में। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो थोड़ी सी स्टेटमेंट कुछ लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल हो सकती है, बट हम केपी एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि जब एक ग्रह एक पर्टिकुलर डिग्री पे है, उसके कारण एक नक्षत्र पे है और वो उस नक्षत्र के फल देगा, तो साढ़े साथी का कोई मतलब नहीं है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से पिछले 5 साल से मैं साढ़े साथी में चल रहा हूं, पर इसका मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं, बिकॉज शनि जो है अभी आपका मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में इस समय शायद वो गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो मेरी कुंडली में गुरु जिस जिस भाव का स्वामी है और जिस जगह बैठा है उसका फल मिलेगा, पहली बात। तो मैं, मेरी धनु लग्न है, तो गुरु मेरे पहले भाव के स्वामी हुए और मेरे चौथे भाव के स्वामी हुए। गुरु मेरे दशम में बैठे हैं, तो दसवें दसवें भाव का हमें प्रभाव मिलेगा। गुरु चूंकि सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य मेरा भाग्येश है जो पंचम भाव में बैठा है, तो पांचवें भाव और नौवें भाव का फल मिलेगा। तो शनि इस समय मीन राशि में गुरु के गोचर में मुझे जो फल देगा वो पहले भाव का देगा, चौथे भाव का देगा, पांचवें भाव का देगा, नौवें भाव का देगा और दसवें भाव का देगा, एज पर केपी एस्ट्रोलॉजी। तो ये मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि साढ़े साथी की इंपॉर्टेंस केपी एस्ट्रोलॉजी में क्यों नहीं मानी जाती है। इसी तरह काल सर्प योग, जिसमें कि राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, जिसको काल सर्प योग बोलते हैं, ये भी केपी एस्ट्रोलॉजी में हम लोग नहीं मानते हैं। बिकॉज हमारी मूल संरचना, मूलभूत आधारभूत जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हर ग्रह अपने नक्षत्र का फल देता है और उस फल को उस ग्रह का उप नक्षत्र बदल सकता है। अब आते हैं स्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेनेट पे। हर ग्रह के कुछ कारक तत्व होते हैं, जैसे कि गुरु है, तो गुरु एक सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, गुरु ज्ञान देते हैं। पर यही गुरु अगर मारक और बाधक भाव के स्वामी होंगे तो ये हमारी कुंडली में रोड़ा देंगे। तो एक तरफ गुरु हमें सौम्यता, ज्ञान, प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे, तो दूसरी तरफ मारक बाधक भाव के स्वामी होने के कारण हमारे कुंडली के प्रोग्रेस, हमारी जीवन यात्रा में अवरोध भी पैदा करेंगे। तो जो अवरोध पैदा करेंगे वो हो जाएगी डायनेमिक प्रॉपर्टी, बाय वर्च्यू ऑफ लॉर्डशिप ऑफ सर्टेन हाउसेस और सर्टेन कस्प। एंड स्टैटिक प्रॉपर्टी में जहां पे गुरु जहां पर बैठे हुए हैं उसका प्रभाव बढ़ाएंगे, वहां पे इंपैक्ट अच्छा देंगे। अगर मंगल है तो वहां पर एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, पर मंगल अगर दूसरे भाव का स्वामी है तो हमारे लिए वेल्थ क्रिएट करेगा, बाई वर्च्यू ऑफ एक्शंस एनर्जी। वो स्टैटिक प्रॉपर्टी हो गई, वो डायनेमिक प्रॉपर्टी हो गई। तो ये केपी का ये तीसरा प्रिंसिपल है। तो अभी तक अगर हमने देखा तो बहुत किंतु परंतु हमें नहीं मिल रहे हैं कि ये ऐसा होगा, किंतु अगर ऐसा हुआ तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच पे है। अभी जब आपको हम ट्रू एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर पे दिखाएंगे तो वो आपको कॉन्फ़िगरेशंस दिखेंगी। अब किसी भी प्रॉमिस के पूरे होने के लिए, जैसा हम लोग जानते हैं कुंडली में कि एक अकेला भाव, एक अकेला हाउस सब कुछ नहीं करता है।
उसके साथ कुछ और हाउसेस भी जुड़ते हैं। और ये ज्योतिष के हर चाहे वो केपी हो, चाहे वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो कस्पर इंटरलिंक हो या वैदिक हो, इन सब में ही कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस को हम लेके चल रहे होते हैं, ये हम सबको पता है। तो हर एवरी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, जहां भी हमारी किसी भी इच्छा पूर्ति की बात हो रही है, तो 11th हाउस का संबंध रेलिवेंट हाउसेस से होना जरूरी है। इसको केपी में ग्रुप ग्रुप हाउसिंग कहते हैं, या ग्रुप कस्प के बारे में बात करते हैं कि दो से लेके 3 या 4 कस्प कैसे आपस में इंटरलिंक करेंगे तो वो काम होगा। जैसा कि हमें पता है कि हर भाव से उसका 12वां भाव उसकी प्रॉमिस को निगेट करता है, कम करता है। तो हम दोनों चीजों का कंपैरिजन करते हैं कि जो प्रॉमिस हो रही है वो भाव कौन से हैं, उसमें क्या हमारे पास हाउसेस आ रहे हैं, और जो प्लेनेट है वो निगेट करने वाले कौन से हाउसेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कल कल के दिन पे। हाउसिंग, ग्रुप हाउसिंग कैसी है, इसका एक छोटा सा स्नैपशॉट है। जैसे लॉन्जेविटी की बात होगी, तो पहले हाउस का सब लॉर्ड अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू अगर 1 8 3 की बात कर रहा है, तो लाइफ की जो लॉन्जेविटी है वो ज्यादा होगी। इसी तरीके से अगर किसी भी हॉरोस्कोप में या किसी भी क्वेश्चन की हम जब बात कर रहे हैं, तो कि भाई ये बीमारी चल रही है, ये आदमी पीड़ित है, तो वो ठीक कब तक होगा, तो हम ये देखेंगे कि अंतरदशा और प्रत्यंतर में कौन कौन से प्लेनेट 1 5 11 से संबंध बना रहे हैं और कब बना रहे हैं। अगर वो बना रहे हैं तो आदमी जल्दी स्वस्थ होगा, अगर नहीं बना रहे हैं तो वो समय लेगा। तो वो कब तक लेगा, इसके बारे में बिल्कुल क्लियर मंथ और टाइम आ जाएगा। इसी प्रकार एजुकेशन का है। एजुकेशन में 4 9 11 हुआ तो एजुकेशन बहुत अच्छी है, चौथे भाव से हम एजुकेशन लेते हैं। वैदिक में हम पंचम भाव से एजुकेशन लेते हैं, यहाँ पर हम चौथे भाव से लेते हैं। उच्च शिक्षा दोनों जगह पे हम 9th हाउस से लेते हैं। तो चौथा भाव 4th हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस अगर करस्पॉन्ड कर रहा है तो शिक्षा उच्च होगी। पर इसी के साथ अगर 8वां भाव आ गया तो उच्च शिक्षा में व्यवधान आएगा, गैप आएगा, आप उसको बोल सकते हैं। मैरिज के बारे में दूसरा भाव, 7वां भाव और 11वें भाव का संबंध होना जरूरी है अंतरदशा लॉर्ड का, तो वो शादी होगी। और ट्रांजिट में प्लैनेट्स गोचर में अगर सपोर्ट कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो शादी होने की संभावना कम हो जाएगी। यहीं पर अगर दूसरे का 12वां भाव पहला आ जाता है, 7वें का 12वां भाव छठा आ जाता है, 11वें का 12वां भाव 10वां आ जाता है, और इन इन तीनों 1 6 10 का संबंध अगर 7वें भाव से स्पष्ट रूप से बन रहा है, तो व्यक्ति या इंसान आजीवन अविवाहित रहेगा, अनमैरिड रहेगा। तो वो हाउस के कॉम्बिनेशंस सारे एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर में दे रखे हैं, चाहे आप मोबाइल के लेते हैं या लैपटॉप पे लेते हैं। छठा भाव जैसे हम जानते हैं कि नियम का है। जॉब को हम, सर्विस को हम एक पर्टिकुलर रूटीन मानते हैं, जिसमें 10 से 6 या 12 से 8 या 3 से 12 जो भी टाइम ऑफिस के हैं, उन ऑफिस टाइम में वी हैव टू एडियर टू द गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स। तो छठा भाव प्रिंसिपली जो नियम का है, इसलिए वो जॉब का भी है, क्योंकि जॉब में हम दूसरे के अधीन होते हैं। देयरफॉर जब हम सर्विस की अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो 10th हाउस का संबंध अगर 2 6 से बन रहा है तो इंसान जॉब में जाएगा, और अगर वो 7 से बन रहा है तो वो बिजनेस में जाएगा। इसी तरह गेन ऑफ मनी, जब हम ये देखना चाह रहे हैं या क्वेश्चन आ रहा है कि ये इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या कोई पैसे का संबंध बन रहा है,
क्या किसी प्रकार का पैसे के आगे की बात बन रही है, तो हमें दूसरा हाउस, छठा हाउस और 11वें हाउस का संबंध देखना होगा अंतरदशा लॉर्ड के साथ या प्रत्यंतर के साथ। जैसे शनि हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, इनकी दशाओं में हर अंतरदशा बहुत लंबे पीरियड की होती है, तो हम प्रत्यंतर में चले जाते हैं। या जो भी इंसान क्वेश्चन कर रहा है वो कितने ड्यूरेशन की बात कर रहा है, वहां से हम इसके बारे में जवाब दे सकते हैं। इसकी एक बड़ी डिटेल्ड पीडीएफ है जो मैं इस 4 दिन के सेशन के एंड में आप सबसे शेयर कर दूंगा, जिसमें मेरे हिसाब से एक इंसान की लाइफ के सारे एस्पेक्ट लिखे हुए हैं। यू नेम एनी डैम थिंग, एनीथिंग, और हर हाउस से संबंधित क्या करस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशंस बनते हैं और वो क्या रिजल्ट देते हैं, ताकि आने वाले टाइम में जो आप केपी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो ग्रुप हाउसिंग का जो पीडीएफ है वो आपको हेल्प करेगी। अब मैं थोड़ा सभी से ये कहूंगा कि अनम्यूट कर लें। यहां तक में जो डाउट्स हैं पहले हम उसको क्लियर करें, फिर उसके बाद हम आपको लाइव हॉरोस्कोप पे लेके चलते हैं ताकि वहां पर एक्सप्लेन कर पाए। यहां तक जो डाउट हो वो पूछें। सर सारा तो क्लियर है, बट वो स्टैटिक और डायनेमिक वाला जो थर्ड रूल बताया था ना आपने, जी, वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दे प्लीज। हो सकता है थोड़ा सा पॉइंट में मिस कर गया। ओके। देखिए, स्टैटिक और डायनेमिक में क्या है कि हर प्लेनेट के अपने एक कारक तत्व हैं, ठीक है। तो वो प्लेनेट जहां बैठा होगा, हम जब किसी भी प्लेनेट की एनालिसिस करेंगे तो हम उसकी स्टैटिक प्रॉपर्टीज या उसकी कारक तत्व को भी ध्यान में रखेंगे, और वो जिन भावों का स्वामी है उसके कारण वो क्या रिजल्ट दे रहा है उसको भी ध्यान रखेंगे। तो जो मूल कारक तत्व हैं वो स्टैटिक हो गए। जो भावेश होने के कारण, जिन भावों के भावेश होने के कारण और जिस नक्षत्र में बैठने के कारण जो प्लैनेट के रिजल्ट आएंगे वो डायनेमिक प्रॉपर्टी में आ जाएगा। तो मेरा इसमें निवेदन ये था सभी से कि अक्सर हम गलती ये करते हैं कि या तो हम स्टैटिक ले लेते हैं या हम डायनेमिक ले लेते हैं, चाहे वो केपी हो, चाहे वो नाडी हो, चाहे वो वैदिक हो, हमें दोनों चीजों को लेना होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर शनि और चंद्र की युति किसी भाव में होती है, हाँ। इकट्ठे कई बार होता है ना, किसी भाव में इकट्ठे बैठे होते हैं प्लैनेट्स, तो वो भी क्या पुनर्भु होगा? अगर देखिए, अ, शनि अगर चंद्रमा की राशि में है, हम्म। पहली बात यार, चंद्रमा शनि की राशि में है तो संबंध बना। हाँ जी। जैसे कि मैं और आप अभी हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो हम समझ हाँ पा जी। रहे हैं। ओके। तो इसी तरीके से प्रिंसिपल रिलेशनशिप या तो एक दूसरे की राशि में हो हम्म। या एक दूसरे के नक्षत्र में हो। अगर इकट्ठे बैठ जाए सर भाव में, जैसे इकट्ठे विश्व वाली कोई कहते हैं मतलब हम नहीं उसे, बनता। नहीं हर बनेगा? ग्रह अपने नक्षत्र का फल देता है। अब अच्छा। मानिए शनि के जो नक्षत्र हैं, शनि के हम्म। नक्षत्र हमें हमें मिलते हैं किसमें? कैंसर में, हाँ जी। स्कॉर्पियो में और हाँ पाइसेस। जी। ठीक हाँ है। जी। अब श्योर। चंद्रमा यहां पर शनि के नक्षत्रों में इन राशियों में आया ओके। तो संबंध बनेगा। हाँ ठीक है। या शनि जो है, चंद्रमा के जो हम्म। नक्षत्र हैं वो हमें मिलते हम्म। हैं 2, 6, 10 में, यस। राशियों में। तो यस। 2, 6, 10 की राशियों में चंद्र के नक्षत्र में आया तो संबंध बना। ओके। तीसरा, चंद्रमा कर्क राशि में आ जाए, सॉरी, शनि हम्म। कर्क राशि में आ जाए, हाँ जी। या चंद्रमा मकर या कैप्रिकॉन में आ जाए, एक्वेरियस में आ जाए, कैप्रिकॉन या एक्वेरियस में आ जाए ओके ओके। तो संबंध बना। तो ठीक है सर। पुनर्भु योगा बनता है। अब पुनर्भु योगा क्या बनता है, इसको यहीं पे अभी खत्म भी कर लेते हैं। हम्म। पुनर्भु योगा का मतलब ये हुआ कि जिस भी व्यक्ति के उसमें अगर ऐसा एक रिलेशनशिप बन रही है तो उस इंसान की शादी एक बार तय होके एक आध फंक्शन होने के बाद टूटती है। ओके। वो शादी टूटेगी जरूर शादी होने से पहले। सपोज करिए रोका हम्म। हो गया, एंगेजमेंट सेरेमनी हो गई,
उसके बाद ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस दैट मैरिज इज कॉल्ड ऑफ, ओके या गोद भराई हुई और उसके बाद कुछ कारण हुए और कैंसिल हो गया। सर, इसके उपाय भी होते हैं इसे टालने के लिए? इसका कोई जैसे उपाय नहीं होता, जैसे मांगलिक में करवाते हैं ना, पहले उपाय करवा देते हैं, फर्स्ट मैरिज नहीं। कुछ आपने और एक और अच्छा करवाते क्वेश्चन बताया, केपी में कुछ भी मांगलिक नहीं है। हैं। ओके ठीक है। वन मांगलिक, थिंग मोर, वन थिंग मोर, सॉरी सॉरी टू कट यू, हाँ जैसे एक मिनट, वो uh, शादी जैसे किसी की हो रही है और वो कैंसिल हो गई, जैसे आपने बोला ना कि कैंसिल हो गई, तो क्या वो उसी से शादी होने का वो रहता नहीं, है? नहीं, ठीक। वो दूसरे से ही होगी। सर और उस ये केस में चीज, फिर नाइन्थ हाउस देखेंगे क्या? जैसे बोलते हैं ना, फर्स्ट हाउस देख, सेवंथ हाउस देखते हैं फर्स्ट मैरिज के लिए, और किसी की सेकंड ये मैरिज अगर हो रही है तो नाइन्थ हाउस देखते हैं, ऐसा ये इसमें भी ग्रुप ये कॉन्सेप्ट ये है? ये ये ग्रुप कॉम्बिनेशन में आएंगे। अभी जो हम लोगों ने बेसिक बिंदु, जो बेसिक प्रिंसिपल की बात की, उस पर पूछिए। ओके। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्रह अपने नक्षत्र का फल देता है, इसको हम अपना ब्रह्म वाक्य बना लेंगे अगर हम केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है सर। और उस रिजल्ट को उस ग्रह का सब लॉर्ड या उप नक्षत्र बदल देगा। ये दूसरा हमारा ब्रह्म वाक्य हो गया। हम्म। ठीक है। हाँ जी सर। और इसी पे पूरी केपी चलती है। सो केपी बहुत सरल है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, बहुत ही सरल है। सर जस्ट लाइक एन इक्वेशन लग रहा है सर, जैसे इट्स ए इक्वेशन पे इक्वेशन, काम करते एब्सोल्यूट राइट हैं। स्टेटमेंट है। हम्म, हम जब बात हम्म, करते हैं तो हम ये लिखते हैं कि इसकी भैया ये क्या इबारत बना रहा है, हम्म। और उसको कैसे वो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर के बारे में बात करते हैं। ग्रुप सर हाउसिंग, उपनक्षत्र का कोई एग्जांपल दे सकते हैं सर किसी कुंडली में? हाँ अभी देंगे, उपनक्षत्र थोड़ा। अभी देंगे, अभी पहले प्रिंसिपल पे बात हो जाए। जी सर। क्योंकि पूरा जो सेशन हमने वांगा साहब के साथ किया था इंडस्ट्रियल वास्तु का, हम्म, वो सिर्फ सब कुछ लाइव था। और यही इस प्लेटफॉर्म की खूबी है। तो हाँ यहाँ भी जी। हम लाइव की बात करेंगे, थ्योरी की बातें बहुत कम है, थ्योरी आज हो गई। तो अभी जो पढ़ाया उसके बारे में, अभी जो पढ़ाया क्या हम लोगों ने जो समझा है, आई एम ए हम्म। स्टूडेंट, सो वॉट एवर वी हैव लर्न टिल नाउ, हम उसको किसी हॉरोस्कोप पे देखने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछे, ताकि इसके आगे बढ़े। एनी क्वेश्चन डॉक्टर साहब? कैसे सर? सर कोई क्वेश्चन? नहीं, क्लियर है, बढ़िया। ओके सर। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया ना, बिल्कुल क्लियर हो। ओके, तो अब हम चलते हैं। देखिए, ये आपको एक स्क्रीन पे हॉरोस्कोप आ गया है, दिख रहा है हॉरोस्कोप? यस प्लीज सर। कंफर्म। ओके, तो अब ये देखिए यहाँ पर ये एक 16:13 का है। मैं इसको अभी का कर दे रहा हूँ। अब ये 16:40 पे एक ये प्रश्न कुंडली खुल गई है। ठीक है। तो हमने ये बोला कि हर ग्रह किसी एक नक्षत्र में और एक उप नक्षत्र में होता है। नक्षत्र को हम स्टार लॉर्ड बोल रहे हैं और उप नक्षत्र को हम सब लॉर्ड बोल रहे हैं। ऑलराइट। तो ये देखिए, जैसे सन है, सन जो है अपनी राशि में है, लियो में, यस। वीनस के स्टार में है, और वीनस के ही सब लॉर्डशिप सब में है। लॉर्ड। यस। ठीक है, इसके आगे का मत लीजिए, क्योंकि इसके आगे जो है वो कस्पल इंटरलिंक में चला जाता है। वहां पे 9 सेकंड से 40 सेकंड पे बर्थ टाइम रेक्टिफाई होता है। यहां पर 40 सेकंड से 3 मिनट 20 मिनट तक, 3 मिनट 20 सेकंड में बर्थ टाइम को रेक्टिफाई करते हैं। तो वो और माइक्रो हो गया। तो हम यहां तक चलेंगे सब लॉर्ड तक। मून जो है स्कॉर्पियो में है, 29°27' का है। प्लीज, आप सभी जानते भी होंगे इन डिग्री, एंड देयरफॉर उस डिग्री को करस्पॉन्डिंग कौन सा नक्षत्र है या कौन सा ग्रह है, इसकी एक होमवर्क जरूर करिएगा।
जितना आप इसको सीख लेंगे उतना केपी आसान है। देन केपी इज फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, आई मीन 30 सेकेंड से 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इट इज सो इजी। सर बहुत फास्ट है सर ये, और एक्यूरेट भी लग रही है सर। तो यहां पर मार्स में है 29 डिग्री 27 मिनट का है, तो मार्स में स्कॉर्पियो में 29 डिग्री 27 मिनट पे आपको मरकरी का नक्षत्र आता है। ऑलराइट, इसी तरीके यस से सर। सारे प्लैनेट्स आ गए। ओके तो सर। इसको अगर हम वैदिक में बोले तो इसको बोलते हैं ग्रह स्पष्ट, अगर आप सबको याद हो। तो यहां पर हमने बोला प्लैनेटरी पोजीशंस। अब आ जाइए कस्पल पोजीशंस। ये देखिए राशि चार्ट है, ये भावा चार्ट है। भावा चार्ट कैसे बनता है इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, सारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। ऑलराइट, कस्पल पोजीशन में आप देखेंगे पहले भाव से लेकर 12th भाव तक डिफरेंट कस्पल्स दिए हुए हैं। वहां पर कोई ना कोई एक पर्टिकुलर राशि है। कई बार होता है कि दो भावों को एक ही राशि ओवरलैप कर रही होती है, वो केपी का प्लेसिडस सिस्टम है, उसके हिसाब से होता है। तो उस थ्योरी में नहीं जाएंगे, बिकॉज अब ये पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब हम सिर्फ सारा चीज सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल है, तो वहां से हम सीधे आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब आप देखिए कि यहां पर पहला कस्म जो है वो 20 डिग्री से स्टार्ट हुआ है एक्वेरियस में, तो सैटर्न राशि लॉर्ड हो गया। यस। 20 डिग्री 44 मिनट पे 44 मिनट पे। गुरु का नक्षत्र चालू हो जाता है एक्वेरियस में। ठीक है, जो आगे जाके मीन राशि में पाइसेस में आपका 3 डिग्री 20 मिनट तक चलता है। अब इसके बाद ये जो है जुपिटर के ही सब लॉर्डशिप में, एसएल मतलब सब लॉर्ड, एससीएल इज स्टार लॉर्ड, आरएल इज राशि लॉर्ड। राशि। ठीक है, डीएमएस में मतलब डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड, एंड वी विल लिमिट अप टू दिस मच सब लॉर्ड। ओके। अब ये देखिए, अगर मैं इस कुंडली की एनालिसिस करूं पहले भाव से, तो जुपिटर का स्टार लॉर्ड क्या है, यहां पे जुपिटर है। इसका स्टार लॉर्ड देखिए जुपिटर में क्या आ रहा है, जुपिटर ही आ रहा है। ओके, अगर ये किसी एक जातक की कुंडली होती तो मैं सबसे पहले ये देखता, जैसे ही हॉरोस्कोप खुला, मैंने डेटा एंट्री किया, मैंने देखा, इतना ही देखते मैं ये बोलता कि इस जातक को निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, किसी भी डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाता है और कई बार अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं। और अगर डिसीजन ले लिया तो वो इतना इम्पेशेंट होता है कि मान लीजिए उसने 1 घंटा पहले जमीन में एक सीड की सीडिंग की, अब वो 1 घंटे बाद देखना चाहेगा क्या सैपलिंग आ गई। देन ही बिकम्स सो इम्पेशेंट। एंड बिलीव करिए, अगर आपका बर्थ टाइम आपने मिला रखा है, आपके सामने बैठा हुआ इंसान मना नहीं कर सकता, बशर्ते कि वो बहुत शैतानी कर रहा हो, वो बदमाशी कर रहा हो। और अगर वो मानने को तैयार नहीं है, डिस्कशन वहीं बंद कर दीजिए। इट इज सो श्योर एंड सो एक्यूरेट। अब ये जातक अपनी पूरी बात कभी नहीं करता है, दूसरे से निकलवाता है, अपने सारे पत्ते अंदर रखे रहता है। मैंने आपके सामने कुंडली बोली खोली है, मैंने आपके सामने बात कर रहा हूं, मैं पहली बार इस पे देख रहा हूं सब लॉर्ड कहाँ है, पर मैं ये बोल रहा हूं कि ये जातक अपने सारे पत्ते नहीं खोलता। हम लोग इसके बारे में कल इसके बारे में बात करेंगे, बट एक आपको आइडिया दिया। अब यहां तक इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, हमारे पास 14 मिनट हैं। तो मैं ये चाहता हूं ये चीज आज क्लियर हो जाए, ताकि कल जो वो हम बिल्डअप करें उसमें फिर इसके डाउट्स ना हो। एनीवन सर, एनीवन मैम? तो क्लियर अभी है यहाँ पे। अभी अभी सर जो आप प्रेडिक्शन किए इसको थोड़ा एक बार और बता दीजिए। नहीं सर, ये प्रेडिक्शन अभी तीसरे दिन बताएंगे, अच्छा अच्छा, वो वो इसलिए नहीं लाइव में समझ में चलेगा। आया। आप सबकी अच्छा कुंडली लेंगे और लाइव बताएंगे, तो बात बनेगी, तभी तो जी मजा आएगा ना।
जी जी लेट तो ये पीपल और सिर्फ वही बात बताएंगे जो संभ्रांत होगी, जो सही होगी, बाकी चीज नहीं बोली जाएगी। वी विल कीप द डिग्निटी ऑफ पर्सन। ओके सर। यहां तक में कोई डाउट? सर एक चीज पूछनी थी। यस मैम। इसमें जो एस एल सब लॉर्ड तो समझ में आ गया, ये एस एस एल जो है सब लॉर्ड, ये कैलकुलेट कैसे होता है, मतलब कि हाउ डू मैडम देखिए, इस स्टार लॉर्ड जैसे ये जुपिटर है, हाँ जी ये 13 डिग्री, एक हर नक्षत्र के पास 13 डिग्री 20 मिनट 20 मिनट, यस स्वामित्व होता है। जी जी उसको 9 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जी वो जो 9 हिस्से होते हैं वो इन प्लैनेट्स की दशाओं के अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं, जी जिसमें सबसे कम 40 जो मिनट का हम्म मिलता है सूर्य को। हम्म अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस जुपिटर के डिफरेंट डिग्री टाइम में, इस टाइम में जहाँ पे अगर ये 20 हम्म मिनट 20 डिग्री 44 मिनट की है, सपोज करिए 25 डिग्री और बढ़ाते हैं इसको टाइम को। देखिए अभी दिखाता हूँ, टाइम बढ़ाया। अब देखिए बदल गया, 22 डिग्री 6 मिनट पर सबलॉर्ड शनि आ गया। सबलॉर्ड को जो आने का क्रम है वो दशाओं के अनुसार ही है। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, इसके हिसाब से चलता है। पर कितने मिनट पे बढ़ेगी वो बताएगा कि वो प्लेनेट की दशा कितने साल की चलती है। उसके हिसाब से 9 हिस्सों में डिवाइड किया। ये जो हिस्से, उन्हीं के प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया। यस यस, अच्छा ठीक है सर। ओके। जी जी और किसी का क्वेश्चन? इसका सॉफ्टवेयर अलग है क्या? सर ये सॉफ्टवेयर ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है। ग्रुप में मैं आपको इसके बारे में अलग से बता दूंगा। और इस पे काम करना बड़ा आसान कैसे है कि हमने डेटा डाला, एंड पहले मैं इसके आगे और चीज दिखा देता हूँ कि सॉफ्टवेयर देखिए। अब पहले तो हमने इसके बारे में बात की, अब आपके अंदर एक एंजाइटी होगी। अगर आपने पहले से देखा है तो अच्छी बात है, नहीं है मैं ही मान के चल रहा हूँ कि किसी को नहीं पता। दिस इज हाउ वी ऑपरेट, ठीक है। तो ग्रुपिंग हाउसिंग कैसे बनती है, देखिए ये बन के आ गई। सूर्य जो है 7वें भावों का राशि लॉर्ड है, तीसरे भाव का स्टार लॉर्ड है, किसी भी कस्म का सब लॉर्ड नहीं है। सूर्य 6ठे भाव में बैठा है। सूर्य शुक्र के नक्षत्र में है, वीनस के। वीनस 2 3 4 7 8 11 भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी सन जो है अपने दशा में दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 11वें भाव के फल देगा अगर सूर्य की दशा या अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर चल रहा है। आगे बढ़े इस पे। इन फलों को देखिए, यहीं पर वीनस आ गया दोबारा, पहले भी था, स्टार लॉर्ड भी है, सब लॉर्ड भी है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम उसके आगे का सब लॉर्ड पकड़ लेते हैं, सब लॉर्ड। तो जैसे यहां पर मरकरी है, तो सूर्य जो है अपने नक्षत्र स्वामी स्टार लॉर्ड वीनस के द्वारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 7, 8 एंड 11 हाउस के रिजल्ट्स देना प्रॉमिस कर रहा है। बट केपी की थ्योरी ये कहती है कि हर ग्रह अपने नक्षत्र का फल देता है और उन फलों को उस ग्रह का उप नक्षत्र बदल देता है, दैट इज सब लॉर्ड। तो आप देखिए यहां पर 2 3 4 7 8 11 की प्रॉमिस में हमें 2 3 4 तो मिलेगा, 5 मिलेगा सब लॉर्ड के कारण। 7वें की जो प्रॉमिस है जितनी आ रही थी वो 6 छठा भाव यहां खत्म कर दे रहा है। सो इसका मतलब अगर किसी इंसान की इस अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में शादी की बात चल रही थी और प्रॉमिस बन रही थी, बिकॉज देखिए दूसरा भाव, 7वां भाव, 11वां भाव, 2 7 11 हो गया जो मैरिज के लिए बनता है, उसको ये छठा भाव नेगेट कर रहा है। इसका मतलब शादी
काफी जद्दोजहद के बाद होगी, काफी रिश्ते ढूंढे जाएंगे। खत्म क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पांचवा भाव है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अगर ये पांचवा भाव नहीं होता तो हम कहते साहब इस इंसान की शादी इस अंतर प्रत्यंतर में नहीं होगी। हम्म और आप लिख के दे दीजिए उनको, बोले रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख के दे दीजिए, नहीं होगी तो नहीं होगी वो। इट इज सो क्लियर ऑन केपी। किसी और के बारे में बात करते हैं। सपोज करिए, अब ये वाला लेते हैं मून का। मून छठे भाव का स्वामित्व लिए हुए है, 12th हाउस का स्टार लॉर्ड है। कैसे हम इबारत को पढ़ रहे हैं देखिए, मून छठे भाव का स्वामित्व लिए है, 12वें भाव में का स्टार लॉर्ड है, क्योंकि हर कस्प में एक राशि लॉर्ड, एक स्टार लॉर्ड है, एक सब लॉर्ड है। अगर नहीं आ रहा मैं यहां से फिर दिखाता हूं। देखिए मून जो है छठे भाव का स्वामित्व लिए, देखिए यहां कैंसर आ रहा, ये देखिए 4 कर्सर हम्म दिख पा रहा है आपको सबको? यस। तो छठे भाव का स्वामी राशि लॉर्ड है, मून है, हम्म तो यहां पर मून आ गया। इसी की हम लोग बात कर रहे हैं। वहां पर मून बैठा कहाँ है? मून बैठा है 10वें भाव में। ठीक है, अब हम यहां आते हैं। मून छठ, अच्छा एक चीज रह गई, 12वें भाव का स्टार लॉर्ड भी है। अब देखिए 12वां भाव, देखिए मेरा कर्सर देखिएगा, ऊपर से देखिए पहले भाव से लेके नीचे 12वें भाव तक आइए तो पहले में जुपिटर है, सेकंड में केतु है, तीसरे में सन है, चौथे में मार्स, देन जुपिटर, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, मरकरी, वीनस एंड मून। तो 12 भाव में सिर्फ एक भाव का स्टार लॉर्ड मून बना, हम्म राशि लॉर्ड छठे भाव का बना, 12वें भाव का स्टार लॉर्ड बना। तो यहां पर वो ये कस्पल इंटरलिंक बता रही है कि मून इज साइन लॉर्ड, राशि लॉर्ड ऑफ 6th हाउस, स्टार लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, सब लॉर्ड वो किसी का नहीं है, बैठा 10वें भाव में है। ये सुनो कैसे है, मून छठे भाव का स्वामी है, 10वें भाव में बैठा है, यहां तक दिख रहा है, हम्म 12वें भाव का स्टार लॉर्ड है। ये चीज वहां पर पिक्चर के फॉर्म में आ गई, हम्म जो आप जगह जगह पे ढूंढते उसको यहां पर ऑर्गेनाइज करके रख दिया। मून जो है मरकरी के स्टार में है, मरकरी जो लिंक दे रहा है वो 5वें भाव, छठे भाव, 8वें भाव, 10वें भाव का दे रहा है। ऑलराइट, हम्म ग्रह अपने नक्षत्र का फल देता है, नक्षत्र 5वां भाव, छठा भाव, 8वां भाव, 10वें भाव की बात कर रहा है मून की दशा प्रत्यंतर और अंतर में। इन रिजल्ट्स को शनि जो सब लॉर्ड है एक साथ 12 से या तो इनहेंस कर देगा या कम कर देगा। हम्म मतलब 5th हाउस का कनेक्शन 1st हाउस से बना, बच्चों से सुख आ सकता है, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, इमोशनल रिलेशनशिप की बात हो सकती है, बिकॉज 7th हाउस भी बन रहा है, 5th हाउस भी बन रहा है। छठा भाव जहां पे किसी प्रकार की मैरिज की संभावनाओं को कम कर रहा है, उसको यहां पर 7वें भाव ने आके और पुख्ता कर दिया। मैं ये कहता कि भैया चंद्रमा जो है वो 5, 5th, 6, 5, 6, 8 और 10, अगर शादी की बात करें तो छठा भाव दे रहा है, इसका मतलब शादी होने की गुंजाइश बहुत कम है, हर आदमी यही कह देगा। बट केपी ये कह रही है कि नहीं साहब, इसका जो सबलॉर्ड है वो एक साथ 12 दे रहा है, जिसमें 7th हाउस है, तो शादी पक्का होगी, प्रोवाइडेड गोचर भी कंफर्म कर दे। प्लेनेट कंफर्म कर रहा है, दशा या अंतरदशा प्रत्यंतर कंफर्म कर रही है। अगर इसी बात की इंसान के जॉब की बात हो, क्योंकि छठा भाव जॉब का है, 10वां भाव प्रोफेशन का है, ऑलराइट, यहां पे 7वां आ गया, तो अगर ये इंसान जॉब में जा रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में किसी कॉर्पोरेट में जाएगा, क्योंकि 7th हाउस बड़ा स्ट्रांगली इन्वॉल्व हो गया। तो कितना आसान हो गया किसी के बारे में बताना।
तो अब हमारे पास 3 मिनट टाइम है, इसमें हम फिर से इस बात को रिवाइज करते हैं। कल शाम की क्लास में फिर 5 मिनट लगाएंगे कि हर ग्रह अपने नक्षत्र का फल देता है, स्टार लॉर्ड का फल देता है। उस स्टार लॉर्ड के रिजल्ट को उसका सब लॉर्ड बदल सकता है पूरा। दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड ये है, हर भाव का एक राशि लॉर्ड है, एक उसका स्टार लॉर्ड है, एक सब लॉर्ड है। ये दूसरा प्रिंसिपल हो गया। तीसरा, किसी प्रकार के कोई योगा नहीं होते हैं, कोई योग नहीं पुनर्फु योगा के अलावा। कोई ग्रह उच्च का नहीं है और नीच का नहीं है। कल हम लोग सूर्य के उच्च होने का कारण का आपको होमवर्क दे रहे हैं। आपको आप सबसे पूछेंगे सूर्य उच्च का क्यों होता है, और उसकी फिर क्लैरिटी की बात करेंगे। एक जस्ट फॉर कंजप्शन फॉर 2 मिनट्स, एक पर्टिकुलर डिग्री पे होता है पर क्यों होता है। डिग्री के लिए। ऑलराइट। और काल सर्प 7.5 नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे समझिए कि जिस इंसान के, जैसे मेरे अभी मैं धनु लग्न का हूं, ठीक है, तो एक राशि पीछे एक राशि आगे चंद्रमा मेरा चौथे भाव में बैठा, तो पिछले 2.5 साल, ये 2.5 साल, अगले 2.5 साल। अब इसको एक राष्ट्र, एक कंट्री के, एक स्टेट या एक सिटी के रिलेशन में समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगले पिछले 2.5 साल, इस 2.5 साल और अगले 2.5 साल में जितने भी बच्चे पैदा होंगे, उनकी साढ़ी साथी होने के कारण सबकी जिंदगी बेकार होगी। ऐसा भी कहीं होता है? इट हैज गॉट नो लॉजिक, इट हैज गॉट नो रेलिवेंस। इसी तरीके से काल सर्प योगा जो है कि साहब राहु और केतु के अंदर ही सारे प्लैनेट्स या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे आ गए, तो काल सर्प हो गया। क्यों हो गया? हो सकता राहु हमारे लिए बड़ा 10th हाउस में बैठा हुआ, तो हमें तो राजयोग देगा, राजा बनाएगा। कैसे बन जाएगा राहु? तो कोई भी इस टाइप की चीजों को हम नहीं मानते हैं केपी में। ये दूसरी बात हो गई। तीसरा, हाउसिंग के बारे में थोड़ा मैंने आपको पीपीटी पे प्लस कस्पल इंटरलिंक पे समझाने की कोशिश की। यहां तक के जो आपके क्वेश्चंस हैं आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर जब मुझे टाइम मिल जाएगा तो। एल्स वी विल टेक अप टुमारो ऑल्सो। यहां तक में कोई भी और शक शुबा हो तो बताइए, डाउट्स। कि कल हम लोग बात करेंगे इस बारे में, जहां से केपी स्टार्ट होगी। हम्म, डे 2 बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट में आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि अब तो टाइम एक्यूरेट हो गए हैं। पहले तो सभी के टाइम 35 और 30 में ही हुआ करते थे, 35, 40, 50, 55, 11-12 कहाँ होता था। हम्म, ऑलराइट। देन पर्सनालिटी एनालिसिस फ्रॉम द हॉरोस्कोप। जैसे मैंने बोला, ये इंसान डिसीजन नहीं ले पाता है, हमेशा वाइब्रेशन में रहता है। इट इज सो इजी, इट टेक्स व्हाट 10 सेकेंड्स। बंदा बात करने का तरीका क्या है, अथॉरिटेटिव है। जैसे मैंने बोला कि साहब ये अपनी बात को छुपाता है, इनमें से एक है, उसका एक सबलॉर्ड से रिलेशनशिप है। आपने देखा उस कस्प का सबलॉर्ड और आपने तुरंत बता दिया, भैया तुम अपनी बात छुपाते हो, हाँ या ना। वो कहता है नहीं है, तो आपने बर्थ टाइम फिर से ठीक किया। उसने कहा फिर से नहीं है, तो आपने कहा अच्छा जाओ, यू आर प्लेइंग विद मी। बी एज ब्लंट, कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे ही ब्लंट होना चाहिए एक एस्ट्रोलॉजर को, बिकॉज ये ऑकल्ट साइंस है, इस पे हम मजाक नहीं करते और सब लोग सीख नहीं सकते। आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर केतु का संबंध बना होगा 8th हाउस से, तो आप एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट साइंस में आएंगे, वास्तु में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। सो दिस साइंस इज नॉट फॉर एवरीवन। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। इनमें इतना ही है, आगे कल बात करेंगे। वांगा साहब, वांगा सर,
हाँ जी सर। सर मैं टाइम के हिसाब से आप कंप्लीटेड अभी टुडे। और लेना चाहो तो 10-15 मिनट और ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, तो हम लोग फिर से चार्ट पे चलें। यस ओके, अब तक देखिए हमें जो भी प्लेनेट पकड़ा उसका कोई भी सबलॉट नहीं था। अब हम पकड़ते हैं वीनस को। वीनस की हम इबारत को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वीनस क्या लैंग्वेज दे रहा है, वीनस क्या गाइडलाइन दे रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। वीनस जो है वो 3rd हाउस, 4th हाउस एंड 8th हाउस का साइन लॉर्ड है। जैसा मैंने बोला था, कई कुंडलियों में कोई एक साइन ओवरलैप करेगा। तो वीनस को वैदिक में और हमारे शास्त्रों में 2 राशियों का ओनरशिप दे रखी है, टॉरस एंड लिब्रा। देयरफॉर वो 2 ही भाव हो सकते हैं, बट चूंकि केपी में भाव जो है, राशि जो है वो ओवरलैप कर जाती है भावों पे, इसलिए यहां पर 3 और 4 8, 3 4 8 आया। यानी शुक्र जो है तीसरे भाव, चौथे भाव और 8वें भाव का राशि लॉर्ड है। कैसे है देखिए, तीसरे भाव में टॉरस है, वीनस राशि लॉर्ड हो गया, दिख रहा है? somebody से यस और नो, ताकि मैं यस हाँ सर। यस ओके। अब आप देखिए तीसरे के बाद वीनस आया आपका 8th हाउस में, सॉरी 4th में भी आया है। टॉरस जो है ये देखिए तीसरे भाव और चौथे भाव दोनों भाव में ओवरलैप कर गई ये राशि। हाँ जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी एक राशि ओवरलैप कर रही है तो उसके जस्ट अपोजिट की राशि भी ओवरलैप करेगी। जैसे दूसरे टॉरस जो है 2 भावों में ओवरलैप कर रही है, तो आप देखिए स्कॉर्पियो भी ओवरलैप करेगी, जी ये रूल है। ऑलराइट, तो वीनस जो है 3rd हाउस में राशि लॉर्ड बन के आया हुआ है, 4th हाउस में राशि लॉर्ड बन के आया है। इसके बाद वीनस 8th हाउस का राशि लॉर्ड बना है। इज इट ओके? अब वीनस हम स्टार लॉर्ड के रूप में देखते हैं, तो जो पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, 5वें में नहीं, 6ठे में नहीं, 7वें में आया साहब। तो वीनस स्टार लॉर्ड बना 7वें का, और वीनस स्टार लॉर्ड बना 11वें का। दिख रहा है? ओके, नाउ अब हम सब लॉर्ड में देखने की कोशिश करते हैं। तो वीनस 2nd हाउस का सब लॉर्ड है। यहां पर देखिए बाकी किसी हाउस का सब लॉर्ड वीनस नहीं है। अब एक इबारत और पढ़िए, दूसरे हाउस में राशि लॉर्ड है मंगल, स्टार लॉर्ड है केतु, सब लॉर्ड है वीनस। अब अगर हम स्ट्रेंथ कर्व की बात करेंगे प्लैनेट की, तो वीनस केतु से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि सब लॉर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन स्टार लॉर्ड। हमने पढ़ा था शुरुआत में, वीनस इज स्ट्रॉन्गर देन केतु एंड केतु इज स्ट्रॉन्गर देन मार्स। जब हमें जजमेंट लेना होता है तब हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। सबलॉर्ड का इंपैक्ट ज्यादा होगा भाव के, भाव का, जिस भाव का सबलॉर्ड कोई एक प्लेनेट है उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। कैसे समझिएगा, वीनस 2nd हाउस का सबलॉर्ड है, इसका रिजल्ट ये ज्यादा देगा पूरी कुंडली में। उसके बाद 7th और 11th हाउस का रिजल्ट ज्यादा देगा। सबसे ज्यादा देगा 2nd का, बीइंग ए सबलॉर्ड। फिर देगा स्टार लॉर्ड के रूप में 7 और 11 का। उससे कम देगा 3 4 8 का। ऑलराइट, तो वीनस यहां पर 2nd हाउस का सबलॉर्ड बना है। 2nd हाउस का सबलॉर्ड बनने के बाद वो 5th हाउस में बैठा हुआ है, शनि के नक्षत्र में है। दूसरे भाव का संबंध पहले भाव से बन रहा है, यानी पैसा आने के चांस खूब है, रिलेशनशिप बॉन्डिंग अच्छी चलेगी।
वीनस है तो ये आदमी मीठा खाता होगा, स्वादिष्ट खाता होगा, नमकीन नहीं खाता होगा, बिकॉज सबलॉर्ड के रूप में वीनस बैठा हुआ है। यहां पे अगर मार्स या राहु होता तो हम कहते हैं ये बहुत नमकीन खाने वाला इंसान है, मसालेदार खाना खाता है। पर्सनालिटी ट्रेट पता लगी इन वन गो। अब दूसरे भाव का संबंध पहले भाव से बना तो रिलेशनशिप को लेके, वेल्थ को लेके, या आप जिंदगी उस पीरियड में जो कुछ सीखेंगे उसकी स्टोरेज अच्छी हो जाएगी, बिकॉज दूसरा भाव हर चीज के स्टोरेज है। हम सबने पढ़ा है कारक तत्व के रूप में भाव का। दूसरे भाव का संबंध 7 से बन रहा है, इसका मतलब ये समाज से जुड़ी हुई चीजों में। अब 7वां भाव अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी का भी है, अपने अपोजिट बैठे हुए लोगों का भी है। तो इस वीनस की दशा में ये इंसान या प्रत्यंतर में या अंतर में लोगों को जोड़ के चलेगा, समाज को लेके चलेगा, क्योंकि दूसरे भाव का संबंध 7वें से बन रहा है। अगर 11 से बन रहा होता और शादीशुदा टाइम चल रहा होता तो बोलते साहब शादी हो जाएगी, ये प्रॉमिस बता रहा है। यहां तक क्लियर है? तो यस सर। यस सर। अब इस रिजल्ट को राहु अपने रिलेशनशिप से एम्पलीफाई करेगा या नेगेट कर देगा। तो 1-7-12 के किसी भी रिलेशनशिप को राहु यहां खत्म नहीं कर रहा। तो यानी वीनस जो है, जो सेकंड सबलॉर्ड है, सेकंड हाउस का सबलॉर्ड है, सेकंड कस्प का सबलॉर्ड है, वो दूसरे भाव से पहले भाव, 7वें भाव, 12वें भाव के रिलेशनशिप बनाएगा। ये वो टाइम है जब आदमी प्रॉपर्टी पे खर्च करेगा, व्हीकल पे खर्च करेगा। ठीक है, इसके साथ ही ये संबंध 9 से और बन रहा। तो 9th हाउस के जो कारक तत्व हैं उन सबको भी ये उठाएगा। क्या हम इस लैंग्वेज को थोड़ा सा आसानी से समझा पाए, या हम इसको कल फिर रिपीट करें? तो रिपीट करेंगे कल, कंफ्यूजन है अभी। कोई बात नहीं, आसान कल हो जाएगा, कोई वो टेंशन नहीं है। अच्छा, अब फिर से लेते हैं शादी का। देखिए सैटर्न 1 और 7, 1-7 और 12वें भाव का सबलॉर्ड है। वी वर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स। Yes. 7th हाउस का सबलॉर्ड है। यहां पे सैटर्न अपने ही नक्षत्र में है, शादी की प्रॉमिस पूरी दे रहा है क्योंकि 7 है। Yes, sir. हाउएवर यहां पर 6 आ गया। अगर हम Negate नॉर्मल कर हॉरोस्कोप रहा देख रहे होते तो हम कहते कि साहब शनि जो है 7वें भाव को करस्पॉन्ड कर रहा, नक्षत्र भी ठीक है, शादी हो जाएगी। और केपी एस्ट्रोलॉजर जो कहेगा कि भाई साहब शादी तो होगी है। पर चप्पलें घिस जाएंगी। और पूरे उसमें 11th हाउस नहीं आ रहा है तो शादी से बहुत ज्यादा खुशियां नहीं मिलेंगी जिंदगी पर। इट इज सो इजी। सर एक चीज ये भी बोलेंगे, सॉरी सर मैं बीच में ऐड जी 10th दिखा रहा है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उसका स्टेटस, ऑफिस का स्टेटस मतलब जो होगा वो बिल्कुल आएगा बढ़ेगा। सर। अभी हम जब 7th हाउस को ले रहे हैं तो हम शादी की बात कर रहे हैं, तो हम 10th नहीं, हाउस शादी जो के है, बाद, शादी के बाद ऑफिस का हाँ स्टेटस बढ़ेगा। और 11th को नेगेट कर रहा है तो मन माफिक, मतलब मनचाहा जो रिजल्ट होता है वो नहीं नहीं शादी मिलेगा। का। यस, इवन समाज में जुड़े हुए लोगों से जितना जुड़ा होगा उसका भी उसको उतना उसकी इज्जत नहीं मिलेगी, क्रेडिट नहीं मिलेगा। बिकॉज 7th हाउस इज सोसाइटी, पार्टनरशिप का रीजन। 10th हाउस आपके कर्म है, उससे समाज आपके नाम के साथ जो आपको ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, बिकॉज 11th हाउस भी नहीं और यहाँ 8th हाउस लगा हुआ है। सो आई एम सेइंग जो यहाँ पर ग्रुप हाउसिंग है ये चीजों को केपी में बड़ा आसान कर देती है।
एंड ये जो सॉफ्टवेयर है बड़ा इजीली अवेलेबल है, इट इज नॉट वेरी कॉस्टली, वेरी वेरी चीप। और तो उसके क्या बाद प्राइस है इसका? वो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा? आप इसको अलग से बात कर लो, बता देंगे। एंड इट हैज ओके। गॉट एवरीथिंग इन दिस। यहां से देखिए आपको दशाएं दिख रही हैं, ठीक है, यहाँ आपको सारे ये प्लैनेट्स दिख रहे हैं, इधर आपको सारे व्यूज में ये चीजें मिल रही हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं, यहां तक आते हैं। तो जो आज हमने लोगों ने पढ़ाने की या समझने की कोशिश की, वहां तक कहाँ तक हम लोग पहुंचे? 50%, 60%, 70%? सर 70%। बाकी लोग भी बताएं सर। नाउ फोरम इज ओपन, आप सब बोलिए, आप लोग सब अनम्यूट करिए। लेट्स टॉक फॉर 3-4 मिनट्स। ओके। तो काफी क्लियरली 80% को पूरा क्लियर है। थोड़ा जो लिंकेज वाला था जो आप लास्ट में बता रहे जी जो लास्ट वाला था ना सेक्शन, हाँ, कस्पर लिंक वाला, थोड़ा सा एक्सरसाइज होगा तो वो और क्लियर, यस मतलब यस बिल्कुल, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, वो होगा। इसके अलावा और एनी अदर? For me, it is 50%. पार्डन सर? For me, it is 50% because I didn't know about this. Yeah. नॉट इश्यू सर, वी विल Yeah. फॉर नेक्स्ट 4 days देखिए, Yeah. वी विल डू इट। जब आप चौथे दिन करके यहाँ से जा रहे होंगे तो आप 80% एनालिसिस और प्रिडिक्शन कर रहे होंगे। Yeah. I think so. प्रमोद जी? एंड सर फ्रॉम माय साइड इट इज ओवर टू यू। आज की क्लास कैसी लगी सर? ये जो स्क्रीन शेयर है इसको प्लीज बंद कर दें तो सबकी स्क्रीन पर आ जाएगी। अच्छा सर। सर हाँ जी बहुत सर। बढ़िया लगी। सर क्लास तो बहुत इतनी अच्छा बढ़िया लगी, पढ़ाया जितने सर। मेंबर थे आधे तो चले गए, उनके लगता है ऊपर से चली गई। ऐसा था नहीं सर, कितने मेंबर शुरू क्योंकि में थे और अब कितने एंड में रहे, आधों को तो ऊपर से चली गई। जिनको समझ आई उनके लिए बल्ले बल्ले, नहीं आई तो कोई बात नहीं। अब मुझे नहीं, लगता है अनिल जी ने अच्छी कोशिश करी कि सबको समझ आए, लेकिन केपी एक ऐसी है जिसको शुरू में समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपको समझ आ गया, आपने सीधा देखा मरकरी 2 7 11 है तो ठीक है, नहीं तो परे करो, साइड करो, नहीं होगी शादी। सर बहुत नहीं जी, फास्ट है। आपको बहुत आसान है, लेकिन शुरू में थोड़ी सी टफ लगती है। आपने इसको अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लिया, इससे इजी कुछ नहीं। यस सर। ये देखना है किसका नक्षत्र लोड है, वो हमें कौन से प्लेनेट दे रहा है और हमें कौन से का रिजल्ट चाहिए। उसका 12वां आ गया मतलब उसने गड़बड़ कर दिया, और 11वां आ गया उसने पूरा कर दिया, क्योंकि 12वां खर्चे वाला है और 11वां इच्छा पूर्ति है। सिंपल सी बात। यस सर। हम कोई भी करते हैं, अगर हम किसी में भी देखते हैं, अगर अपने को फायदा चाहिए तो हम सेकंड हाउस में जाते हैं, और उसी के पीछे जाते हैं तो अपने को लॉस हो जाता है, यानी 12वां हाउस। क्लियर है जी? यस हाँ सर। जी। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में, क्लास के बारे में, क्योंकि हम कल भी करेंगे। शास्त्री जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है नेटवर्क इशू है। सर आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही है सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपका नेटवर्क इशू है, पता नहीं क्या। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप लिख कर मैसेज कर दीजिए, सबके पास टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, पता नहीं आपका नेटवर्क इशू है या आपकी लीड में कोई दिक्कत है। आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, सबके पास पहुँच जाएगा अपने आप। चलो, इतना तो समझ आया कि हाँ जी अच्छा है, वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन। ठीक है जी, थैंक यू जी। अब यही हम कल भी शाम को 6 बजे मिलेंगे। ठीक है। जिनको समझ आया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनको नहीं आया उनको भी धन्यवाद। आज सर नहीं मैं आया तो कल कहना आएगा। चाहूँ नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि अनिल हाँ सर, जी। आप बड़ा डिस्क्रिप्टिव और बड़ा डाउन टू अर्थ वाले आदमी हैं, आप बड़ा अच्छे से समझाते हैं। और
टेकअप कर लेते हैं। दिस इज माय फीडबैक Sure. कि किसको क्या समझ आया और फटाक से आप पकड़ करके ना बिल्कुल और बहुत इजी वे में समझा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बांगा सर, आप इतना इन्फॉर्मेटिव चीजें लेकर आते हैं। यू आर ब्लेसिंग्स टू अस। मैं तो हर जगह पार्टिसिपेट कर लेता हूँ आपके। कभी आप इंडस्ट्रियल वास्तु का कर देते हैं, कभी आप ये कर बुला देते हैं, आज आपने केपी के लिए बुला लिया। आप भी बढ़िया है और आपके स्टूडेंट भी, और आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी है। क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। कह नहीं सकते, वर्ड्स तो इतने ही होते हैं थैंक यू, बट दिल से है और आप जैसा सकते हो। It's a privilege for me also because जब से मैं एस्ट्रोशाला में जुड़ा हूँ एंड हम लोगों की 1 मिनट की बात हुई थी, तब से लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन एंड मुझे इस प्लेटफॉर्म पे सीखने को बहुत मिल रहा है। और सर ने जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, बिकॉज मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहने वाला इंसान हूँ, ये मेरे को हिम्मत दे रहा है। मैं बहुत कम आता हूँ सोशल मीडिया पे, मुझे कैमरा फेस करने में बहुत दिक्कत होती है, जबकि मैं 1000 लोगों का ऑडियंस फेस कर लूंगा, पर मैंने कैमरा बहुत कम फेस किया। सर आपकी स्क्रिप्ट वो आई थी ना, वो क्या कहते हैं, वो रील देखी मैंने जिसमें आपने ब्रह्म स्थान की आप वो क्रिस्टल से आप वो भूमि का वो पढ़ा रहे हैं। वो सर ने 1 मिनट भी प्रिपरेशन करने नहीं दी थी। हम सब जमीन में बैठे हुए थे, वहीं पे चालू हो गए थे। क्यों मोहित जी? तो एंड उसमें भाई वास्तु में सर से जो सीखा है, और मैं आपको बताऊं, मैं आपसे एस्ट्रो वास्तु भी सीख रहा हूँ। है ना? बांगा सर तो ये बांगा साहब ब्लेसिंग है। का हम हम्बलनेस है, और ये ग्रेटनेस है कि वो अपने लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं और बोलते हैं, नहीं सर आप बोलो। मैं 1 महीने से बात हो रही है, मैंने कई बार बैकआउट करने की कोशिश की, बट सर बोले नहीं नहीं आइए, ऐसा फाइन चलिए करते हैं। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। कल हम लोग फिर से मिलते हैं। क्यों सर, आ गया है? हाँ जी सर, जरूर जी। चलो ठीक है जी, इसी के साथ आज ही के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलेंगे। सभी को शुभ रात्रि, राधे राधे, धन्यवाद। राधे राधे थैंक यू सर। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे